उनके साथ मेरा जो सब्जेक्ट है वो है BT 403 बायोसेफ्टी एंड एथिक्स। अच्छा, वैसे बायोसेफ्टी का कोई आइडिया है आप लोगों को? बायोसेफ्टी इसका क्या मतलब हो सकता है आप लोगों के ख्याल में? सेफ्टी ऑफ लाइफ सर। अच्छा, सेफ्टी ऑफ लाइफ, गुड। अच्छा, मेनली जो है बायोसेफ्टी में हम जो ख्याल रखते हैं ना, वो अपना ख्याल रखते हैं, क्योंकि हमने लैब में काम करना होता है ना, तो अपनी सेफ्टी जो है वो हर हाल में हम उसको इंश्योर करते हैं कि हम जो है कोई जिस तरह मोस्टली जो लैब्स में स्टूडेंट काम करते हैं या रिसर्चर्स काम करते हैं, तो वो जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हैंडल करते हैं, या कोई सेल लाइंस पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो या कोई इस तरह के सैंपल्स प्रोसेस कर रहे हैं जो कंटेजियस हो सकते हैं, या इवन इस तरह के भी पैथोजेंस हो सकते हैं जो रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस का कर सकते हैं, या इवन वो उनका जो रूट ऑफ ट्रांसमिशन होता है ना, वो थ्रू रिस्पिरेटरी ट्रैक होता है, या इवन जो बायोरोसोल्स से वो ट्रांसफर होते हैं ना, तो इस तरह के जो हैं जो इस तरह के फॉर एग्जाम्पल पैथोजेंस होते हैं उनको हैंडल करते हैं ना, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, फिर इंश्योर करते हैं अपनी सेफ्टी को ना, क्योंकि सेफ्टी बहुत ज़रूरी होती है ना, कि आप हर लिहाज से अपने आप को सेफ बना लेते हैं, ठीक है। तो अब सेफ्टी जो है लैब में, आप लोगों के ख्याल में जो हम सेफ्टी करते हैं अपनी, वो किन किन मेथड्स के थ्रू कर सकते हैं? सर बायोसेफ्टी रूल्स होता है जैसे कि 4 लेवल होते हैं बायोसेफ्टी, तो अकॉर्डिंग टू दैट तो हम लैब में उनको अगर यूज कर सकते तो हम सेफ्टी अपने के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अच्छा, आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है, आम ना है। जी जी सर, जी मैं ये कह रही हूँ सर, हम बायोसेफ्टी रूल्स के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, जो 3 बेसिक लेवल है, 4 जो है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लैब में अगर यूज कर सकते हैं तो हम अपनी सेफ्टी भी उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। तो इसमें जो है जो सेफ्टी है ना, ये मोस्टली जो आप लोग स्टार्ट लेते हैं ना, आप लोग मास्क पहनते हैं, आप लोग लैब कोट पहनते हैं, ओराल वगैरह ना, या इसके अलावा जो है गगल्स होते हैं ना, या इवन फेस शीट होता है, तो कि आपके फेस पे कोई जो है वो डायरेक्ट, अगर आप लोग कोई बायोरोसोल्स को हैंडल कर रहे हैं, वो आपके फेस पे डायरेक्ट ना पड़े। इसके अलावा जो है सेफ्टी के लिए आप लोग ग्लव्स पहनते हैं, तो ये इसको पीपीई भी कहते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट ना। पीपीई तो हम पीपीई जो है अपना पीपीई का देखते हैं कि जो पीपीई में जो चीज़ें आती हैं वो सारी हमारे पास मौजूद होना। तो इसके अलावा जो है, अगर आप देखते हैं कि जो सैंपल या जो पैथोजन आप हैंडल कर रहे हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैंडल कर रहे हैं, तो वो जो है आप उसको किस लेवल पे हैंडल, बायोसेफ्टी 1 में कर सकते हैं, बायोसेफ्टी 2 में, या बायोसेफ्टी लेवल 3 में, बायोसेफ्टी लेवल 4 में, किस लेवल पे आप उसको हैंडल कर सकते हैं, ये सारा प्रोटोकॉल हमें पता होना चाहिए ना इसका क्या ये फॉर एग्जाम्पल। अब अगर जो है कोई माइक्रोब या पैथोजन इस तरह है ना, कि फॉर एग्जांपल वो हेल्दी इंडिविजुअल में नॉर्मली वो इन्फेक्शन काज नहीं कर सकता ना, हेल्दी इंडिविजुअल में, और वो रिस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू भी ट्रांसफर नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह का पैथोजन जो है हम BSL 1 में इसको हैंडल कर सकते हैं, ठीक है, BSL 1 या BSL 2 में, ठीक है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल जो माइक्रोब हम हैंडल कर रहे हैं, पैथोजन हैंडल कर रहे हैं, वो जो है किस रिस्क ग्रुप से ताल्लुक रखता है। अच्छा, इसमें
रिस्क ग्रुप्स भी होते हैं, ठीक है। वो इंशाल्लाह हम फिर रिस्क ग्रुप्स को भी डिस्कस करते हैं कि आप लोगों को रिस्क ग्रुप्स का भी आइडिया हो। रिस्क ग्रुप्स ये हैं कि वो पैथोजन हमारे लिए कितना रिस्की हो सकता है, कितना डेंजर हो सकता है ना। तो उस रिस्क ग्रुप्स को भी हम देखते हैं कि ये किस रिस्क ग्रुप में फॉल करता है, तो उसके रिस्क ग्रुप्स के अकॉर्डिंगली जो है हम फिर इसके लिए बायोसेफ्टी लेवल या प्रिकॉशंस करते हैं। इसकी समझ आ रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर। अच्छा, तो ये जो है हमारी क्लास जो है ये मंडे टू थर्सडे, आप लोगों के पास भी टाइम टेबल में यही है ना, मंडे और थर्सडे को है 8 AM पे है, 8 बजे। जी सर। अच्छा अच्छा, कोर सब्जेक्टिव्स जो हमारे हैं इसमें हम यही करते हैं कि जो प्रिंसिपल्स और प्रोसीजर्स हैं ना बायोसेफ्टी के, इसकी इम्पोर्टेंस वेरियस डिसिप्लिन्स में, वेरियस फील्ड में, एज अ साइंटिस्ट या फॉर एग्जांपल एज अ बायोटेक्नोलॉजिस्ट, एज अ बायोकेमिस्ट, और इनके फर्दर जो स्टैंडर्ड्स हैं, लेवल्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, बेसिक कंसेप्ट्स हैं, ये समझना होता है। इस कोर्स में हम ये डिस्कस करेंगे। इसके अलावा सेकंड स्टेज पे जो एथिकल कंट्रोवर्सीज होती हैं, ठीक है, बायोलॉजी या मेडिसिन में, उसको एथिक्स को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट का नाम बायोसेफ्टी एंड एथिक्स है ना, क्योंकि एथिक्स का भी हम ख्याल रखते हैं। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर आप जो है किसी अपने एक्सपेरिमेंट में ना जो है वो जहाँ पे आप फॉर एग्जाम्पल रिसर्च कर रहे हैं, तो आपके साथ ग्रुप में लोग होते हैं, लैब्स में लोग होते हैं, तो आपने उनका ख्याल भी, अपना ख्याल भी रखना होता है, उनका ख्याल भी रखना होता है। आपने जो फॉर एग्जांपल सैंपल्स, क्लिनिकल सैंपल्स प्रोसेस करने हैं, जो पैथोजेंस या जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हैंडल कर रहे हैं उन या फॉर एग्जांपल अगर आपके रिसर्च में कोई ह्यूमन बीइंग्स इन्वॉल्व हैं, एनिमल इन्वॉल्व हैं, तो उनके भी एथिक्स होते हैं, ठीक है। तो उनका भी ख्याल रखना होता है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पेशेंट है, आप एक पेशेंट से सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं ना किसी अपने रिसर्च पर्पस के लिए, तो अब एथिक्स क्या कहते हैं कि उन जो इंडिविजुअल्स आपके रिसर्च में इन्वॉल्व होते हैं, वो जो है अगर आप उनसे सैंपल कलेक्ट करते हैं ना, तो उनको पता होना चाहिए फॉर एग्जाम्पल ये मुझसे जो सैंपल ले रहा है ये किस पर्पस के लिए ले रहा है, तो आपने उनसे इन्फॉर्म कॉन्सेंट लेना होता है ना। यानी आपने अपने रिसर्च से, अपने काम से, उनके आउटकम से सारा कुछ आपने उनको बताना होता है। यानी इसमें यह होता है कि आपने किसी बात को जो है वो राज में नहीं रखना है, ठीक है, आपने बताना होता है, ठीक है। वो फिर कुछ एथिकल एक और एथिकल इशू है कि फॉर एग्जाम्पल कुछ लेवल्स पे हम पेशेंट्स का इंफॉर्मेशन सीक्रेट रखते हैं दूसरों से ना। फॉर एग्जाम्पल आप कोई HIV के सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, तो फिर ये होता है कि अब मोस्टली लोग जो हैं वो इस वजह से सैंपल नहीं देते कि फॉर एग्जाम्पल हमारा राज वो डिस्क्लोज हो जाएगा ना। तो उस स्टेज पे जो है फिर आप क्या करते हैं, इंडिविजुअल्स की प्राइवेसी को दूसरों से छुपा के रखते हैं। तो ये सारे एथिक्स हैं। इसकी समझ आ रही है? यस सर। हाँ, तो आप लोगों ने जो है वो एथिक्स का भी ख्याल रखना होता है ना। इसके अलावा इस कोर्स में जो है फर्दर एम्फेसिस हाउ प्रोसेस बाय विच मॉडर्न रिसर्च इज डन, तो इसके अलावा क्रिएट्स प्रेशर दैट कैन लीड टू, ये वैसे ऑब्जेक्टिव्स हैं कि या गोल्स हैं जो हम इस जो आप लोगों का बायोसेफ्टी और एथिक्स का सब्जेक्ट है इसमें हम इसको एड्रेस करेंगे ना। ethical questions have been generated by modern biotechnologies can be discussed well ना। तो चूंकि टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, अब टेक्नोलॉजी जो है, टेक्नोलॉजी आप लोगों को पता है कि डे बाय डे जो है हर दिन टेक्नोलॉजी में क्या होता है, वो प्रोग्रेस हो रहा है ना। तो अब मॉडर्नाइज हो रही हैं चीजें, तो इस वजह से जो है एथिकल इश्यूज भी सामने आ रहे हैं ना। जिस तरह फॉर एग्जांपल आप लोग देखते हैं कि इवन ये जो स्टेम सेल्स रिसर्च है, क्लोनिंग है, ये इवन जेंडर लेवल तक ना
तो इसमें चेंज है, तो इसमें जो है मुख्तलिफ किस्म के एथिकल इश्यूज जो हैं वो सामने आती है ना। तो हर स्टेज पे जो है हम फिर एथिक्स का भी ख्याल रखते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह इस सब्जेक्ट में हम ये करेंगे। इसके अलावा जो है ये तो ऑब्जेक्टिव्स हैं। आउटकम्स में, अच्छा वैसे ऑब्जेक्टिव्स और आउटकम्स में आप लोगों को पता होता है कि ऑब्जेक्टिव्स और आउटकम्स में डिफरेंस क्या होता है? सर ऑब्जेक्टिव्स हमेशा व्हाट वी डिजायर, हम उसके अंदर से क्या चीज लेना चाहते हैं वो होता है, और आउटकम उसका एंड रिजल्ट होता है। गुड। यानी मीन्स के जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं ना, अब हम एक काम स्टार्ट कर रहे हैं ना, जिस तरह हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि इंशाल्लाह इस, होगा वो हाँ हम कहते हैं कि ये जो है हम ये चीजें सीखेंगे ना। तो अब ऑब्जेक्टिव जो है हम क्या कहते हैं कि हमने ये पॉइंट्स क्लियर करने हैं, ये चीजें हमने इसमें डिस्कस करनी है, और ये चीजें आप लोगों ने इसमें करनी है ना। तो उसके बाद जो है जब हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाता है तो हम जो है फिर हमारे पास जो है वो आउटकम्स अचीव हुए हैं या नहीं, आप लोगों को उन चीज़ों की समझ आई है या नहीं। अगर आप लोगों को उनकी समझ आ गई है, ठीक है, आप एक एक्सपेरिमेंट जो है वो पढ़ रहे हैं, अब आप वो एक्सपेरिमेंट खुद से डिजाइन कर सकते हैं। एक टॉपिक है, आप उसको समझ लेते हैं ना, तो ये जो है जो आउटकम्स हैं वो आपको अचीव हो गए हैं ऑब्जेक्टिव से ना। तो ये हमारे एंड रिजल्ट्स होते हैं, आउटकम्स, ठीक है। तो इसमें जो बायोसेफ्टी है, बायोसेफ्टी लेवल्स, इस कोर्स में आप लोग ये भी जानेंगे बायोहैजर्ड्स क्या है, बायोसेफ्टी लेवल्स क्या हैं, इकोलॉजिकल एंड एथिकल इश्यूज, जीएमओस, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स जो हैं, इथिकल इश्यूज विद बायोमेडिकल रिसर्च एथिक्स और पब्लिकेशंस जो हैं, ये चीज़ें आप लोग इसमें कवर करेंगे ना। अच्छा, ये जो है फिर कुछ बुक्स हैं, कुछ रेफरेंसेस हैं। ये इंशाल्लाह मैं ये जो आप लोगों के कोर्स आउटलाइंस है ना, फिर मैं आप लोगों के साथ ये एलएमएस पे शेयर कर लूंगा ना, फिर उधर से आप लोग इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, इसको फिर फर्दर देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये असाइनमेंट, क्विजेस, मिड टर्म, फाइनल टर्म, ये कुछ पॉलिसीज हैं, इसमें कुछ माइनर चेंजेस वगैरह भी आती रहती हैं, वो आप लोगों को ऑलरेडी इन चीज़ों का आइडिया होता है ना। चाहिए जो है फिर फर्दर आप लोगों का जो है कोर्स कंटेंट है, जिसमें बायोसेफ्टी लेवल, बायोहैजर्ड्स, मेडिकल वेस्ट डिस्पोजल, फूड हैंडलिंग, इसके अलावा जो है रिसर्च लैब वेस्ट डिस्पोजल हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर सेफ्टी, इकोलॉजी एंड बायोसेफ्टी, इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्पोजल के हवाले से ना, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एंड बायोसेफ्टी, फिर केमिकल बायोहैजर्ड्स हैं, उसके बाद जो है फिर इंट्रोडक्शन टू बायोएथिक्स है, मोरालिटी, एथिकल कमेटी, इन्फॉर्म कंसेंट, रिसर्च मिसकंडक्ट्स हैं, पेटेंटिक हैं, पेटेंट्स हैं, या इसके अलावा जो है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, एनवायरमेंटल एथिक्स, जीएमओज हैं, इसको भी डिस्कस करेंगे इसमें ना। इसके अलावा एडवांस केयर प्लानिंग, स्टेम सेल्स और क्लोनिंग है, मॉडर्न रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज हैं, और एट द एंड जो है वो ट्रुथ टेलिंग एंड विद होल्डिंग इंफॉर्मेशन, इसके बारे में इसको डिस्कस करेंगे। तो ये जो है पूरा आप लोगों का कोर्स कंटेंट होगा इस कोर्स का। इसकी समझ आ गई? यस सर। अच्छा, ये क्वेश्चंस हैं आप लोगों के? नो सर। अच्छा, ये जो है हम मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ ना।
अच्छा अच्छा इस जी जी सर एलएमएस पे आपका किस नाम पे है सेक्शन वगैरह और एनरोल हम कैसे करें? अच्छा आप लोग ना एलएमएस पे आप लोगों का ये जो कोर्स है ना ये है BT 403 है और इसका नाम है बायोसेफ्टी एंड एथिक्स। आप लोगों को शो हो रहा है? ठीक है। ये N1 है और इसके साथ आगे OLB लिखा होता है। OL मीन्स के ऑनलाइन है ना, ये आप लोगों का जो सब्जेक्ट है ये ऑनलाइन है। तो ये आप लोग इंशाल्लाह इस पे में जो कोर्स वालेकुम सलाम कोर्स कंटेंट है या कोर्स जो मटेरियल है ना वो इस पे मैं आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा, आप लोग इधर से उसको एक्सेस कर लेंगे, ठीक है। और इसके अलावा सर आप प्रेजेंटेशन की स्लाइड में मेल दे दीजिएगा जो भी हम रोज पढ़ेंगे। प्रेजेंटेशन के स्लाइड्स, जी सर। हाँ वो मैं आप लोगों को आप LMS पे मैं अपलोड करूंगा ना, इधर से आप लोग उनको डाउनलोड कर सकते हैं। सर मैं ये कह रही हूँ कि आप हमें रोज मेल भी कर दीजिए जैसे हम पढ़ेंगे जो कंटेंट। अच्छा वैसे ना अगर मैं LMS पे अपलोड कर लूँ तो इधर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं LMS से। अगर फॉर एग्जाम्पल आप लोग LMS से डाउनलोड किसी को इशू है तो फिर मैं इस तरह कर लूंगा कि जो CR है ना उसको ईमेल करूंगा, वो फिर आप लोगों को सर्कुलेट कर देंगे कि नहीं, मैं आप लोगों को ईमेल कर लूं। सर आप खुद कर दें। अच्छा चलें ठीक है, मैं आप लोगों को ना वो वालेकुम अस्सलाम ईमेल भी कर लूंगा इंशाल्लाह। और इसके अलावा जो है वीडियो लेक्चर्स के लिए जो यूट्यूब का चैनल है ना उस पे हम लेक्चर अपलोड करते हैं, तो उधर से फिर आप लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। इधर वो लिंक वगैरह हम मैं आप लोगों के साथ LMS पे शेयर करूंगा ना, तो आप उस पे क्लिक करके वो लेक्चर्स पे जा सकते हैं। अच्छा आप लोगों को ये बायोसेफ्टी लेवल्स ये आप लोगों को स्लाइड नजर आ रहा है? यस सर और अच्छा तो जो बायोसेफ्टी और बायोसेफ्टी लेवल्स हैं इसमें जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं ना इसमें ये है कि ग्रुप के बारे में जानेंगे, रिस्क ग्रुप ऑफ इन्फेक्शन, ये रिस्क ग्रुप्स क्या है इन्फेक्शन के ना। इसके अलावा डिफाइन बैरियर्स प्रोसीजर्स, इसको बैरियर्स और प्रोसीजर को डिस्कस करेंगे जो लैब में यूज होती हैं और मोस्टली जो लेबोरेटरी वर्कर्स उनको यूज करते हैं, इसको भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो है 4 लेवल ऑफ बायोसेफ्टी इसको डिस्कस करेंगे और फर्दर जो प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं यूज्ड बाय ईच टाइप ऑफ लेबोरेटरी, जो लेबोरेटरीज में जो प्रोटेक्टिव मेजर्स यूज होते हैं वो डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा जो हैंडलिंग ऑफ इन्फेक्शियस मटेरियल है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है प्रोवाइड एग्जांपल ऑफ द टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट्स इन द ईच टाइप ऑफ लेबोरेटरी, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। अच्छा फर्स्ट जो है हम ये देखते हैं एग्जांपल जो बायोसेफ्टी है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक तो हम बायोसेफ्टी जो है कि जो लैब में जो रिसर्चर जो वर्कर्स काम करते हैं वो अपने आप को जो है किस तरह प्रोटेक्ट रख सकते हैं कि उनको कोई डैमेज ना हो, कोई हार्म ना हो, कोई इन्फेक्शियस मटेरियल जो है या इन्फेक्शियस पैथोजन जो है उनको जो है वो कहीं से कांटेक्ट उनके साथ ना होना। सर आई थिंक आपका माइक्रोफोन जो है ना वो मूव कर रहा है जिसकी वजह से ना बस गड़गड़ की बातें आ रही है। अच्छा साउंड क्लियर नहीं है? नो सर। अभी बोल रहे हैं तो सही आ रही है लेकिन जब लेक्चर दे रहे थे तब नहीं आ रही। सबको ये साउंड में इशू आ रहा है कि नहीं? जी सर। डिस्टॉर्ट हो रहा है? हाँ जी
नहीं सर, वो असल में ना सर एग्जैक्टली इसी तरह हो रहा जिस तरह स्टूडेंट का हो रहा है। रोमा का जो आवाज नहीं आ रही है, मेरे ख्याल में वो सिग्नल इशू है ना। अच्छा मेरी ठीक है रोमा, लेकिन ठीक आ रही है सर। रोमा बिल्कुल आपकी आवाज में नहीं समझा हूँ कि आप क्या कह रही हैं, वो असल में बहुत डिस्टॉर्ट हो रहा है। मेरी आवाज अब कैसी है? सर आपकी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है, बस जब आप लेक्चर दे रहे थे तो आपका माइक हिल रहा था, जिसकी वजह से वो माइक की आवाज हमें आ रही थी। अब ठीक आ रही है। अच्छा अच्छा ठीक है। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि जो बायोसेफ्टी है ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए जो फॉर एग्जाम्पल लेबोरेटरीशियंस हैं या फॉर एग्जाम्पल जो रिसर्चर्स हैं उनको उनके लिए ये जरूरी है कि वो क्या करें, रिकॉग्नाइज हैजर्ड्स ऑफ द प्रोसेसिंग इन्फेक्शियस एजेंट, ना कि वो जो फॉर एग्जाम्पल इन्फेक्शियस एजेंट को हैंडल कर रहा है, कोई क्लिनिकल सैंपल को हैंडल कर रहा है, कोई सेल लाइन पे काम कर रहा है, तो उनके हैजर्ड्स को उनको पता होना चाहिए ना कि फॉर एग्जाम्पल ये कितना इन्फेक्शियस हो सकता है। ठीक है, तो आप जब उससे अवेयर होंगे, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है आप फिर क्या करेंगे, उसको हैंडल करेंगे, उस लेवल पे आप उसको हैंडल करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा जो गाइडलाइंस हैं डेवलप टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन माइक्रोबायोलॉजिकल एंड मेडिकल लैब्स, तो गाइडलाइंस ये होती हैं कि फॉर एग्जाम्पल जो चीज़ आप यूज़ करते हैं उनकी जो है उनके साथ एसओपीज मौजूद होती हैं कि आपने फॉर एग्जाम्पल लिमिनर फ्लो हुड यूज करना है तो उसकी एसओपी किया है, उसके लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होनी चाहिए, और लिमिनर फ्लो हुड को आप लोग यूज कर रहे हैं तो उसको जो है पहले ऑन करते हैं, उसकी प्रॉपर मॉपिंग करते हैं, उसमें फॉर एग्जाम्पल 70 या 75% इथेनॉल से उसकी मॉपिंग करते हैं, आप लोगों ने ग्लव्स पहन ले हैं, ये सारी गाइडलाइंस एसओपीज जो हैं वो मौजूद होती हैं हर इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, या लैब में ये मौजूद होती हैं जहाँ पे आप लोग काम करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है इंजीनियरिंग कंट्रोल्स। अच्छा, इंजीनियरिंग कंट्रोल्स को आप लोग जानते हैं कि ये क्या चीजें होती हैं लैब में? इंजीनियरिंग कंट्रोल में आप लोगों का जो है फॉर एग्जाम्पल जो ओवरऑल फॉर एग्जाम्पल जो लैब है उनकी कंस्ट्रक्शन किस तरह है, उसमें जो एंट्रेंस है, एग्जिट है, वो किन रूट से इन एंट्रेंस और एग्जिट है। ठीक है, उनकी जो है प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम किस तरह है, तो ये सारा जो है इंजीनियरिंग उनकी इलेक्ट्रिसिटी, इवन उनकी इलेक्ट्रिसिटी सारा कुछ, या इवन जो फॉर एग्जांपल जो वेंटिलेशन सिस्टम उनका लगा होता है, फॉर एग्जांपल जो एयर आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, कहाँ पे एग्जिट उनकी है, और ये मोस्टली जो एडवांस लेवल की रिसर्च लैब्स होती हैं उसमें हम ये इंजीनियरिंग कंट्रोल्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह इसको डिस्कस भी करेंगे आगे के जो इंजीनियरिंग कंट्रोल्स हैं इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, मैनेजमेंट पॉलिसीज हैं, वर्क प्रैक्टिसेस हैं, ये इसका जो है आप लोगों को आइडिया हो जाता है। ठीक है, तो इस बेस पे जो है अब जब हमें इन चीज़ों का आइडिया हो जाता है ना, तो हमें पता चल जाता है कि हम कितना सेफ हैं, एक लैब में हम काम कर रहे हैं ना, तो हमें इसका आइडिया हो जाता है कि हम कितना सेफ हैं। इधर अगर कोई इमरजेंसी भी होती है तो हम उस पे फॉर एग्जाम्पल कोई स्पिल होता है उसको किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, कोई दूसरी इमरजेंसी होती है फायर, इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट सर्किटिंग, तो ये जो है इससे हम किस तरह जो है अपने आप को सेफ रख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को जो है जब हम जिस लैब में काम कर रहे हैं उनका हमें आइडिया होता है तो इससे हम अवेयर होते हैं ना, तो इस वजह से जो है हमें अपनी बायोसेफ्टी जो है वो हमें पता चलता है कि हम कितने इसमें सेफ हैं। तो सबसे पहले जब आप लैब में काम करते हैं उसके लिए बायोसेफ्टी का जो है आपको आइडिया होना चाहिए ना, तो ये जो है इस वजह से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है।
इसके अलावा जो है हम जो रिस्क ग्रुप्स हैं, जिस तरह हमने पीछे डिस्कस किया ना कि रिस्क ग्रुप्स का भी जो है हमें आइडिया होना चाहिए कि जो स्पेसिमेन हम हैंडल कर रहे हैं वो जो है किस रिस्क ग्रुप में फॉल करता है। तो बेसिकली हमारे पास जो रिस्क ग्रुप्स हैं ये 4 रिस्क ग्रुप्स हैं, रिस्क ग्रुप 1, रिस्क ग्रुप्स 2, 3 एंड रिस्क ग्रुप 4। अच्छा, अब देखें ये आप लोगों को स्लाइड शो हो रहा है रिस्क ग्रुप्स का। जी सर। अच्छा, रिस्क ग्रुप 1 में इनकी डिस्क्रिप्शन को देखें ना कि एजेंट्स दैट आर नॉट एसोसिएटेड विद डिजीज इन हेल्दी एडल्ट्स ह्यूमन ना, यानी अगर हम हेल्दी हैं तो जो रिस्क ग्रुप 1 के फॉर एग्जांपल कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिस तरह ई कोलाई K12 है, इसको एज हम क्लोनिंग स्ट्रेन यूज करते हैं, बेसिलस सबटाइलिस है, केनाइन हेपेटाइटिस वायरस है, तो ये हेल्दी इंडिविजुअल में इन्फेक्शन काज नहीं कर सकता ना। तो अब देखें कि अगर इनको हम हैंडल करते हैं ना तो ये हमारे पास आ जाता है रिस्क ग्रुप 1 में। रिस्क ग्रुप 1 के इनका जो है हमें कोई खतरा एज सच नहीं होता ना। मोस्टली असल में ज्यादातर आप लोगों को पता है कि जो अमीनो कंप्रोमाइज्ड इंडिविजुअल्स होते हैं जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है ना, तो वो फिर ज्यादा प्रिकॉशंस इस लिहाज से करते हैं क्योंकि उनका इम्यून स्टेटस कमजोर होता है ना। तो वो तो वैसे अगर कोई वो भी होता है ना, ये जो मैक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं कि वो अपॉर्चुनिटी की तलाश में होते हैं, अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं ना, अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस होते हैं। तो नॉर्मली आप लोग देखते हैं कि अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस जो हैं वो हेल्दी इंडिविजुअल्स में वो इन्फेक्शन काज नहीं करते ना। लेकिन अपॉर्चुनिटी देखते हैं जैसे इम्यून सिस्टम बंदे का वीक हो जाता है तो वो फिर क्या करते हैं, अटैक करते हैं उस पे ना। तो अब जो रिस्क ग्रुप 1 में है इनमें वो मैक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या वो बैक्टीरिया हैं, वो फंजाई हैं या फॉर एग्जांपल वो वायरसेस हैं जो हेल्दी इंडिविजुअल्स में वो डिजीज काज नहीं करते, ठीक है, नॉर्मली काज नहीं करते। अब अगर इम्यून सिस्टम फ्लक्चुएट करता है, वीक होता है, तो उस पर वो जरूरी बात है कि फिर वो उसको इन्फेक्ट करेंगे ना। तो ये रिस्क ग्रुप 1 में फॉल करते हैं। अब देखें कि रिस्क ग्रुप 1 अगर हम बायोसेफ्टी 1 में भी हैंडल करते हैं इनको तो कोई इशू नहीं होता, ठीक है, यानी इसको हम बायोसेफ्टी लेवल 1 में भी हैंडल कर सकते हैं या इवन जहाँ पे जो है इवन बेंच टॉप भी हो लेकिन उधर जो है वो साफ होना, उस पर आप इसको कर सकते हैं। कोई बर्नर उधर लगा हुआ है, बर्नर के पास उनको प्रोसेस कर सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं होता। या सिंपल जो हमारे पास सेफ्टी कैबिनेट पड़े होते हैं उसमें आप उसको इजीली हैंडल कर सकते हैं रिस्क ग्रुप 1 को ना। अब रिस्क ग्रुप 2 को देखें, जो रिस्क ग्रुप 2 है, अब कहते हैं कि ये जो एजेंट्स हैं एसोसिएटेड विद ह्यूमन डिजीज, ये ह्यूमन में डिजीज काज कर सकते हैं, लेकिन कहते हैं कि ये रेयरली सीरियस होता है, यानी बहुत कम ही इंडिविजुअल्स में ये सीरियस स्टेज पे चला जाता है। कॉमनली मॉडरेट टाइप का इन्फेक्शन काज करते हैं, ठीक है। और अगर वो इन्फेक्शन काज भी करता है तो उनके लिए फिर हमारे पास प्रिवेंटिव या थेरेप्यूटिक जो है वो इंटरवेंशंस जो है ये अवेलेबल होते हैं ना। तो मीन्स कि अगर कोई बंदा इन्फेक्ट भी हो जाता है तो उनमें वो इन्फेक्शन काज करता है, और वो इन्फेक्शन अगर इवन सीरियस भी हो जाता है इंडिविजुअल्स में, लेकिन फिर भी हमारे पास उनके लिए फॉर एग्जाम्पल प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं वैक्सीन वगैरह अवेलेबल होते हैं, या उनके लिए जो है एंटीबायोटिक्स हैं या एंटीवायरल्स हैं ये अवेलेबल होते हैं, यानी हम उनको ट्रीट कर सकते हैं ना। तो ये इस तरह के जो है हमारे पास जो पैथोजेंस होते हैं ये रिस्क ग्रुप 2 में फॉल करते हैं। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल हमारे पास साल्मोनेला टेफिमोरियम है, सुडोमोनास एरुजिनोसा है, पैथोजेनिक ई कोलाई है, या रिस्पिरेटरी सिंसेशियल वायरस है। तो कहते हैं कि ये रिस्क ग्रुप 2 में फॉल करते हैं, ठीक है, जिसके लिए हमारे पास जो है ये रेयरली जो है वो हमें तो इन्फेक्ट तो कर सकते हैं लेकिन इन्फेक्शन मॉडरेट होता है, रेयरली सीरियस इन्फेक्शन ये काज करते हैं। और इन्फेक्शन काज करने के बाद जो है हमारे पास इनके लिए थेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस अवेलेबल
होते हैं या प्रिवेंटिव मेजर्स अवेलेबल होते हैं। इसकी समझ आ गई? जी सर। अब रिस्क ग्रुप 3 को देखें। रिस्क ग्रुप 3 जो है इसमें वो पैथोजेंस हैं, कहते हैं कि ये एजेंट्स जो हैं एसोसिएटेड विद सीरियस और लेथल ह्यूमन डिजीज, यानी बहुत सीरियस इन्फेक्शन काज कर सकते हैं और इवन डेथ भी काज कर सकते हैं ये पैथोजेंस जो हैं। लेकिन इनके लिए फॉर विच प्रिवेंटिव और थेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस में बी अवेलेबल। अब इनके लिए रिस्क ग्रुप 3 के लिए ये अच्छी बात है कि इनके लिए हमारे पास जो है फॉर एग्जाम्पल वैक्सीनेशन है वो अवेलेबल होता है, या फॉर एग्जाम्पल कोई एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट, एंटीवायरल ट्रीटमेंट, एंटी फंगल ट्रीटमेंट ये अवेलेबल होता है इनके लिए ना। यानी अब हम उनको प्रिवेंट कर सकते हैं, या फॉर एग्जाम्पल पहले से वैक्सीनेट हो जाए बंदा या इन्फेक्शन के बाद उनको हम ट्रीट कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटीज हमारे पास रिस्क ग्रुप 3 के लिए अवेलेबल होती है ना। और इनके लिए जो पैथोजेंस हैं यर्सिनिया पेस्टिस है, फ्रांसिसीला है, हंटा वायरस है, वेस्ट नील वायरस है, तो ये जो है पैथोजन इसमें फॉल करते हैं। या इवन इसमें जो है वो जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, ये जो है ये भी इसमें रिस्क ग्रुप 3 में फॉल करता है ना। तो ये रिस्क ग्रुप 3 के पैथोजेंस होते हैं। अब जो रिस्क ग्रुप 3 और रिस्क ग्रुप 4 है, इसमें जो डिफरेंस है वो बेसिकली किस चीज का होता है कि ये भी सिमिलर जो है वो सीरियस या लिटल ह्यूमन डिजीज काज करते हैं, लेकिन जो मेन पॉइंट इसमें आता है वो ये है कि प्रिवेंटिव और थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन जो है ये अवेलेबल नहीं होते इनके लिए। यानी फॉर एग्जांपल जो वैक्सीनेशन है या ट्रीटमेंट है उनके लिए एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल या एंटी फंगल ट्रीटमेंट वगैरह है वो इनके लिए अवेलेबल नहीं होता ना। तो इस वजह से ये फॉल करता है फिर रिस्क ग्रुप 4 में, यानी हाईली इन्फेक्शियस जो है ये कंसीडर होता है। जिस तरह एबोला वायरस है, मर्बर्ग वायरस है, लासा वायरस है ना, तो ये जो पैथोजेंस हैं ये रिस्क ग्रुप 4 में फॉल करते हैं कि इनके लिए हमारे पास कोई वैक्सीनेशन, थेरेप्यूटिक प्रिवेंटिव मेजर्स हैं या ट्रीटमेंट है ये अवेलेबल नहीं होता। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास 4 रिस्क ग्रुप्स होती हैं। इसकी समझ आ गई? अच्छा अच्छा, इसी जी जी सर लास्ट स्लाइड में बस एक बात बता दें, ये जो रिस्क ग्रुप 1 है आपने इसमें अपॉर्चुनिस्टिक माइक्रोब्स के बारे में बताया। हालांकि वो जो है वो हेल्दी एडल्ट्स के लिए कोई डिजीज कॉज नहीं करे, लेकिन फिर भी उसको हम लोग एक रिस्क कंसीडर करते हैं। इसको जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं बारे में। अच्छा, ये रिस्क ग्रुप 1 वाले हैं ना, इसमें ये होता है कि अब फॉर एग्जांपल ना आप नॉर्मली तो हेल्दी हैं, लेकिन बाज़ औक़ात आप लोग देखते हैं कि आप लोग जो है बहुत ज्यादा काम कर लेते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, थक जाते हैं ना, तो आप लोगों को रेस्ट की जरूरत होती है। मोस्टली आप लोग देखते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक कोई बंदा एक ड्यूटी कर रहा है, अब एट द एंड जो है उनका बुरा हाल होता है ना, तो उस लेवल पे जाके उनका इम्यून सिस्टम जो है वो वीक पड़ जाता है। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जो है वो फ्रस्ट्रेटेड होता है, एग्जॉस्ट हो जाता है, या फॉर एग्जांपल जो एनर्जी है उसकी डाउन हो जाती है ना। तो अब इस लेवल पे जो है उसके इम्यून सिस्टम जिस तरह सुबह तरोताजा होते हैं उस लेवल पे इम्यून सिस्टम नहीं होता। तो इस वजह से जो है इस तरह के जो है अगर पैथोजन कोई है तो वो हमें नुकसान दे सकता है। इस वजह से जरूरी है कि हम अपनी सेफ्टी को हर उस पे ना उसको मेंटेन रखें ना। हम उसको मीन्स इसका मतलब ये है कि अगर रिस्क ग्रुप 1 भी है उसको हम वो लाइट ना लें कि बस कोई बात नहीं है, अगर इसके लिए मैं प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को यूज नहीं करता तो कोई बात नहीं, यानी मास्क या जो है मास्क को यूज नहीं करता, गूगल्स वगैरह को यूज नहीं करता, या फॉर एग्जांपल जो ग्लव्स वगैरह हैं उसको मैं ना यूज करूं। तो जरूरी बात है कि आपने अपने आप को हर लिहाज से सेफ रखना है ना। तो अगर रिस्क ग्रुप 1 भी है तो भी आपने अपनी जो पर्सनल प्रोटेक्शन है या बायो सेफ्टी है उसको आपने हर हाल में मेंटेन रखना होता है। ओके सर। ठीक है जी सर।
अच्छा, फिर हम आगे बायोसेफ्टी लेवल्स को भी डिस्कस करते हैं। तो इसमें यह है कि जो प्रिकॉशंस हैं, precautions so people reaching are trying to identify organisms do not become infected, यानी बस ये है कि हमें उस organisms को जिसको हम हैंडल कर रहे हैं वो जरूरी हो, ये बात जरूरी होती है कि उनकी आइडेंटिफिकेशन हम हर हाल में हमें उसका पता हो। जिस तरह हमने रिस्क ग्रुप का पढ़ा है कि अब आप जिस ऑर्गेनिजम्स को भी हैंडल कर रहे हैं ना, उनके रिस्क ग्रुप का आपको पता होना चाहिए। अब जब आप लोग को उनके रिस्क ग्रुप का पता होगा तो आगे बायोसेफ्टी लेवल का भी आपको इजीली अंदाजा हो जाता है कि अच्छा ये जो रिस्क ग्रुप 1 है तो इसको मैं किस लेवल पे जाके हैंडल कर सकता हूँ ना। ये इसके अलावा जो है कहते हैं कि हैंडलिंग या टेस्टिंग जो क्लिनिकल स्पेसिमेंस हैं, वर्कर कोड एक्सीडेंटली इन्फेक्ट देमसेल्व्स आर कोवर्कर्स। तो अब लैब में ये भी हो सकता है कि आप क्लिनिकल सैंपल्स को जो प्रोसेस कर रहे हैं तो एक्सीडेंटली जो है अगर आप यानी आप उसको जो है वो ये इंटेंशनली ये आप नहीं चाहते कि फॉर एग्जांपल आप खुद इन्फेक्ट हो जाएं या आपका लैब फेलो इन्फेक्ट हो जाए ना, लेकिन एक्सीडेंटली आपसे हो सकता है ना। या इवन कोई जो इस तरह के जो है वो, अगर मैं आप लोगों को कहूँ ना कि मैं एग्जांपल आप लोगों को दे दूं, हम तो फॉर एग्जांपल पैथोजेंस का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन अब कोई केमिकल्स आप लोग हैंडल कर रहे हैं ना, जिस तरह फॉर एग्जांपल आप कोई वो बना रहे हैं ना, ये उसको क्या कहते हैं, ये जो HCl है ना, उसकी जो है कोई नॉर्मल सॉल्यूशंस या मोलर सॉल्यूशंस आप बना रहे हैं ना, तो अब देखिए HCl को अगर आप जो है HCl को आप उठाते हैं तो अगर आप माउथ पेपेटिंग करते हैं तो ये उसके लिए रिस्क में आता है कि नहीं आता है ना। सर आता है रिस्क। हाँ, यानी इवन लैब में जो माउथ पेपेटिंग है ये प्रोहिबिटेड है ना, कि आप नहीं कर सकते माउथ पेपेटिंग। उससे एक्सीडेंटली अब फॉर एग्जांपल आप थोड़ा ज्यादा कैंच लेते हैं, सीधा जो है आपके मुंह में आ जाता है ना, तो अब ये जो है ये रिस्क है ना, आप ये नहीं करेंगे, ये रिस्क आप नहीं लेंगी ना। तो इस वजह से अपने आप की प्रोटेक्शन, अब HCl को आप उठाएंगी तो उसके लिए जरूरी है कि जो मैकेनिकल्स जो है उनके लिए जो पंप्स वगैरह यूज होती हैं, तो आप क्या करते हैं कि पाइपेट को उसके साथ जो है वो पंप वगैरह या कोई दूसरा जो उसके लिए अपरेटस है वो उसके साथ लगा लेते हैं अपनी सेफ्टी के लिए, और साथ में मास्क गगल्स वगैरह ये आप पहन लेते हैं ना, ठीक है, और आल पहन लेते हैं ताकि हर लिहाज से जो है आप सेफ हों। तो ये जो है इस वजह से अपनी सेफ्टी या आपके साथ जो लैब फेलो हैं, को वर्कर्स हैं, उनकी सेफ्टी आप उनको यकीनी बनाते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ जो स्पेसिफिक सेफ्टी गाइडलाइंस होती हैं जिस ऑर्गेनिजम्स को या जिस चीज को आप प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है, जिससे फॉर एग्जांपल ह्यूमन हेल्थ को कोई थ्रेट वगैरह हो, कोई डेंजर वगैरह हो, तो आप उसके बारे में प्रॉपर जो है SOPs रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। ओके है ये। अच्छा, फिर जो बायोसेफ्टी लेवल्स हैं इसमें 4 टाइप के बायोसेफ्टी लेवल्स जो हैं वो हम करते हैं। अच्छा, कोई बता सकता है मुझे बायोसेफ्टी लेवल्स के नेम्स हम किस तरह उसको प्रोनाउंस करते हैं? सर BSL 1, BSL 2, BSL 3, BSL 4। ओके, गुड। यानी जो हमारे पास 4 टाइप के बायोसेफ्टी लेवल्स हैं ना, उसमें हमारे पास बायोसेफ्टी लेवल 1, बायोसेफ्टी लेवल 2, बायोसेफ्टी लेवल 3 और बायोसेफ्टी लेवल 4 ये हमारे पास होते हैं, ठीक है। तो बायोसेफ्टी लेवल 1 में जिस तरह हमने डिस्कस किया कि हम लीस्ट डेंजरस एजेंट को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है, और इसमें फ्यूएस्ट प्रिकॉशंस हमें लेनी होती है, इतनी ज्यादा प्रिकॉशंस हमें नहीं लेनी होती। लेकिन अगर हम इस लेवल 1 के कंपैरिजन में हम फॉर एग्जांपल लेवल 4 को देखें ना, तो अब लेवल 4 जो बायोसेफ्टी है ये बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट
रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम फॉलो करते हैं। अच्छा, इसमें क्योंकि इसमें हम डील करते हैं एजेंट्स जो मोस्ट डेंजरस होते हैं, कंटेजियस होते हैं, इन्फेक्शियस होते हैं, और मोस्टली जिस तरह हमने रिस्क ग्रुप 4 में डिस्कस किया, वो पॉइंट आप लोगों के जहन में है जो रिस्क ग्रुप 4 में हम ने डिस्कस किया कि बाकी रिस्क ग्रुप से वो यूनिक था वो पॉइंट। जी सर, उसमें कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं होता। हाँ, जो प्रिवेंटिव जो है मेजर्स हैं या फॉर एग्जाम्पल उनके लिए जो ट्रीटमेंट फैसिलिटीज हैं वो अवेलेबल नहीं होती ना, तो अब इस बेस पे लेवल 4 जो है ये बहुत ही हम इसमें प्रिकॉशंस करते हैं। अच्छा, इसमें बैरियर्स की बात अगर हम करते हैं तो हमारे पास जो है प्राइमरी बैरियर्स और सेकेंडरी बैरियर्स होती हैं ना। तो प्राइमरी बैरियर्स क्या होती हैं? ये जो फिजिकल बैरियर्स हम यूज करते हैं या फॉर एग्जांपल पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हमारे पास जो मौजूद होता है ना जिस तरह हम एज ए लैब वर्कर काम करते हैं ना, एक पैथोजन को हैंडल करते हैं, तो पैथोजन और एक रिसर्चर या एक लैब वर्कर के बीच में जो बैरियर होना चाहिए ना, या पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट मौजूद होना चाहिए, ये हमारे पास ग्लव्स, मास्क या स्पेशल ब्रीथिंग अपरेटस जो हैं ये हमारे पास होनी चाहिए। ये हमारे लिए क्या है? प्राइमरी बैरियर्स होती हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है फिर सेकेंडरी बैरियर्स भी होती हैं। सेकेंडरी बैरियर्स में मोस्टली कहते हैं कि ये स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स को कवर करती हैं लैब की ना, जो हमारा लैब है उसके स्ट्रक्चर के किस तरह डिजाइन किस तरह हुआ है ना, क्योंकि इससे ये होता है कि जो लैब है अगर उनकी जो है एक डिजाइन, एक प्रॉपर डिजाइन पे वो लैब जो है वो डेवलप हुआ है ना, तो इससे क्या होता है? मेक वर्किंग एनवायरनमेंट सेफर अगेंस्ट इन्फेक्शन ना। तो ये जो डिजाइन है सेकेंडरी बैरियर्स में ना, जो है फिर फर्दर हमारे लिए जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो सेफ बनाता है। और हम जो है ये सेकेंडरी बैरियर्स हैं। जिस तरह फॉर हम आप लोग लैब्स में देखते हैं ना, सिंक होते हैं हैंड वॉशिंग के लिए ना, या स्पेशल कंटेनमेंट एरियाज होती हैं, ठीक है, सेफ्टी के लिए। इसके लिए अगर आप लोग देखें स्पेशल एयर वेंटिलेशन सिस्टम लगा होता है मोस्टली जो है, चूंकि हमारे लैब्स जो हैं ये तो उस रिसर्च जो मोस्टली जो हैं जिसमें पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स हैंडल होते हैं ना, उस लेवल के लैब्स तो हमारे पास नहीं है ना। ये मोस्टली आप लोग शायद आप लोगों ने कहीं विजिट आप लोगों ने शायद किया होगा, या कहीं इंडस्ट्रीज वगैरह में गए हैं जहाँ पे ये उसका मेडिसिन वगैरह का काम होता है या कोई वैक्सीन्स का काम होता है। अगर आप लोग गए हैं कहीं? नो सर, अभी तक तो नहीं गए थे। अच्छा, मोस्टली ना अगर आप लोग जाए ना तो रिक्वायरमेंट होती है ना, अगर फॉर एग्जाम्पल कहीं पे ये एंटीबायोटिक्स वो फिल होती हैं या प्रिपेयर्ड होती हैं ना, तो उनके लिए रिक्वायरमेंट्स है ना, अपने अपने रिक्वायरमेंट्स होती हैं। वो जिस जगह में फिल होती हैं किस तरह उधर ओपन करना होता है उसको, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग देखते हैं कि बाहर से लेके आते हैं और उसको अंदर एक स्टीराइल एरिया में उसको लेके जाते हैं, तो उस स्टीराइल एरिया की रिक्वायरमेंट क्या क्या होनी चाहिए। या फॉर एग्जांपल ना आप लोग एक लैब में जो है वो पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स को या वायरसेस को हैंडल कर रहे हैं ना, तो अब उस लैब का जो स्ट्रक्चर है ना वो इस तरह होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल अगर वो लैब्स जो हैं अब आपकी लैब के साथ कोई दूसरा लैब है या कोई जो है वो कॉरिडोर्स वगैरह हैं, तो अब लैब से जो है कोई फॉर एग्जांपल ये जो एयर है ये अगर बाहर की तरफ जाता है तो अब खतरा होता है कि फॉर एग्जांपल कोई बायो एरोसोल्स वगैरह हैं वो भी बाहर जा सकते हैं एयर के साथ ना। तो अब अगर कोई इस तरह के लैब्स हैं जहाँ पे
फॉर एग्जाम्पल कोई इन्फेक्शियस मटेरियल को हैंडल किया जा रहा है ना, तो उधर के लिए जो प्रोटोकॉल्स हैं वो ये हैं कि जो एयर है वो हमेशा बाहर से अंदर की तरफ आना चाहिए ना, क्योंकि अगर अंदर से बाहर की तरफ जाएगी तो वो फिर क्या होगा कि वो बाहर एनवायरनमेंट को कंटेमिनेट करेगा। क्योंकि इसके लिए या तो ये होना चाहिए कि बाहर जो एयर जा रहा है वो प्रॉपरली फिल्टर होके जाए, वो हिपा फिल्टर से पास होके जाए ना, ताकि कोई पैथोजेंस जो हैं कोई बायोरिसोर्स के साथ, कोई पार्टिकल्स के साथ अटैच है तो वो कहीं बाहर न जाए ना। तो इस वजह से जो है हमेशा अगर जो कुछ जो डोर्स के थ्रू हम अंदर आते हैं ना, तो फिर ये होता है कि एयर जो है वो इस तरह का सिस्टम उन्होंने मेंटेन रखा होता है ना कि एयर हमेशा बाहर से अंदर की तरफ आता है। ठीक है, अब इस तरह की लैब्स भी हैं जहाँ पे हम वो एनवायरनमेंट को स्टीराइल रखते हैं ना, तो उन लैब्स में फिर क्या होता है कि हम नहीं चाहते कि बाहर से कंटेमिनेशन अंदर की तरफ आए ना, तो उधर फिर हम क्या करते हैं कि पॉजिटिव प्रेशर को मेंटेन रखते हुए ना फिर जो एयर है वो हमेशा अंदर की तरफ से बाहर जाता है। तो अब बाहर जा रहा है वो एयर जो है वो सेफ होता है, वो क्योंकि अंदर ऑलरेडी स्टीराइल एनवायरनमेंट मौजूद होता है ना। तो अगर अंदर से बाहर की तरफ जाएगा तो बाहर कोई इशू क्रिएट नहीं करेगा। लेकिन अगर इस तरह के लैब्स हैं जहाँ पे इन्फेक्शियस मटेरियल हैंडल हो रहा है, ठीक है, तो या कोई बायोरोसोल जनरेट हो रहे हैं जो इन्फेक्शियस हो सकते हैं, तो उसके लिए फिर जरूरी है कि नेगेटिव प्रेशर मेंटेन हो, यानी एयर जो है वो बाहर से अंदर की तरफ आए, और बाहर की तरफ जो एयर जाता है, ठीक है, तो वो प्रॉपर जो है फिल्टर होके जाए। ठीक है, तो ये जो है फिर हमारे पास जो है उनके सेकेंडरी बैरियर्स में आते हैं। मोस्टली ये जो इंजीनियर्स होते हैं ना, ये इंजीनियर्स इन चीजों को क्या करते हैं, हैंडल करते हैं, मेंटेन रखते हैं प्रॉपरली। इसकी समझ आ गई? ठीक है। अच्छा, यही जो है जो प्रिकॉशंस हैं, यूनिवर्सल प्रिकॉशंस जो हैं हेल्थ से रिलेटेड, कहते हैं कि ये प्रिकॉशन जो है हम अप्लाई करते हैं क्लिनिकल सेटिंग्स में या फील्ड ऑफ एपिडेमियोलॉजी, जहाँ पे इन्वेस्टिगेशंस, आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशंस होती हैं। ठीक है, इसमें हम मोस्टली ये प्रिकॉशंस को फॉलो करते हैं। और हुसन जो एपिडेमियोलॉजी पे या आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन पे काम करते हैं ना, वो मोस्टली जो लैब में स्पेसिमेंस होते हैं इन्फेक्शियस, उनको हैंडल करते हैं ना, तो इस वजह से इनका बड़ा ज़्यादा हमने ख्याल रखना है। इसके अलावा हैंड हाइजीन में जिस तरह आप लोग ग्लव्स पहनते हैं, गोवन है या लैब कोट है, मास्क है, आई प्रोटेक्शन है, फेस शील्ड्स हैं, या सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस हैं, तो ये प्रिकॉशंस हमने लेनी होती हैं कि ये सारे जो है हमारे लिए क्या हैं, सेफ हैं, और ये पीपीई जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है ये हमारे पास मौजूद हैं। इसके अलावा जो इक्विपमेंट्स हैं, ऑल इक्विपमेंट्स आर contaminated atoms are handled to prevent transmission of infectious agent। इसका infectious agent जो है वो ट्रांसमिट ना हो। स्पेशल सर्कमस्टांसेस में रिक्वायर्ड एडिशनल प्रिकॉशंस, तो जिस तरह जो है प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग्स हैं, स्पेशल साइट डिकंटेमिनेशन, जहाँ जिस साइट पे आप काम करते हैं, जहाँ पे आप काम करते हैं, वो इवन लेमिनर फ्लो हुड में आप काम करते हैं या इवन बेंच टॉप पे आप काम कर रहे हैं ओपन, लेकिन वो एरिया जो है वो क्या हो जाए, होना चाहिए, वो डिकंटेमिनेट होना चाहिए। ठीक है, कि आप जहाँ पे जो प्रोसेस या काम कर रहे हैं वो डिकंटेमिनेट होना चाहिए वो एरिया।